नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूछे गए सारे सब्जेक्ट्स का सब्जेक्टिव यानी कि विषय निष्ठ लिखने वाला प्रश्न डालिए। तो आप लोगों के इंतज़ार अब ख़त्म हो गई। मैं आज मैथ का 2023 में जो मैट्रिक परीक्षा हुई थी उसका सब्जेक्टिव प्रश्न डाल रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का डाल दूँगा। तो ये 40 नंबर का है। आप देखिए इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ है, जैसे 2023 का एनुअल परीक्षा देखिए, 2023 का एनुअल परीक्षा है। ये गणित सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है से देखिए, ये जो है सो 40 टोटल जो इसमें प्रश्न है 19 है, 19 प्रश्न है। तो फुल मार्क्स 40 है, जिसमें से आपको 33% लाना है। तो बोलता है कि इसमें कुछ दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक। इसमें देखिए 3 खंड है, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए, खंड बी, खंड सी। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको खंड ए में टोटल 7 प्रश्न है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो खंड ए में 7 प्रश्न है 1 से लेकर 7 तक, और उसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं। खंड बी में आपका भी 7 प्रश्न है जो शॉर्ट टाइप्स के हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से भी 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 अंक का है। फिर खंड सी जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप है। इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। टोटल 5 प्रश्न है और ये 5 नंबर का है। तो इधर इस प्रकार से देखिए, पहला प्रश्न हम लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला प्रश्न आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन जो है दी हुई है कि 510 यानी 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो हम क्या करेंगे, पहले 510 और 92 जो है इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 3 से जाएगा। तीन 8 24, 3 5 15 और फिर 5 से 17 5 85 हो गया। तो इस तरह 510 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और 92 को इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 23। तो 2 गुना 2 यहाँ 2 का वर्ग हो गया, गुना 23 हो गया। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा तो ही हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में आपका एक एक बार, यहाँ आपका 2 बार 2 आया है लेकिन यहाँ 1 बार आया है, इसलिए हम लोग का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। और एलसीएम में हमें सब आप अभाज्य गुणनखंड को लेना है, और जो आपका रिपीट हुआ है यानी जो दोनों में है उसमें जो अधिकतम पावर होगा, घात होगा, उसी को लेना है। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ 1 बार, तो यहाँ 2 बार लेंगे मैक्सिमम घात वाला, पावर वाला। और यहाँ आपका 3, फिर 5, फिर 7, फिर यहाँ आपका 23। तो सबको गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60 हो गया, और 7 और 23 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 161, और 60 और 161 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 9660। तो इस तरह 510 और 92 का आपका एलसीएम हो गया 9660, यानी 9660। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर 3x² प्लस 7x माइनस 6 को बहुपद gx बराबर x प्लस 3 से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल लिखिए। तो यहाँ भाग देते हैं, यानी gx से px को gx से भाग देना है। तो यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी px भाज्य 3x² प्लस 7x माइनस 6, और gx से आपका भाजक जो है, जिसे भाग दिया जाए तो उसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसलिए वो है आपका x प्लस 3। तो यहाँ जो पहला पद है वो है आपका 3x² है, और यहाँ जो पहला पद है वो x है। तो x आपका कट गया तो आ रहा आपका 3x। तो हम क्या करेंगे, भागफल की जगह पर 3x लिखेंगे। तो 3x और x हो गया आपका 3x², 3x और यहाँ 3 कितना हो गया 9x।
अब यहाँ माइनस करते हैं, साइन सब चेंज करना होगा, प्लस 3x है तो यहाँ माइनस, प्लस 9x तो माइनस, तो 3x² और माइनस 3x² यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और ये 7x माइनस 9x यानी -2x, और ये हो गया आपका -6। फिर यहाँ फर्स्ट टर्म जो है आपका -2x है, और यहाँ फर्स्ट टर्म जो पहला पद है वो है आपका x, तो यहाँ कट कर आ गया आपका -2, तो फिर भागफल में लिखेंगे -2 और x यानी -2x -2 इंटू +3 हो गया -6। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस, तो -2x + 2x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ -6 + 6 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह भागफल जो आया हम लोग का क्वोशिएंट निकल कर आ गया 3x - 2, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो है आपका 0। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² = 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यह सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, और इसमें क्या बोला है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। तो ये आपका AC बराबर क्या है, आपका BC है। ठीक है, मार्क कर दिए। यदि AB² बराबर 2AC² है तो हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज कब होगा, जब हम इस त्रिभुज का कोई एक कोण को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री दिखा देंगे। तो इसे लिखना है, दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इन व्हिच इसमें क्या है, AC बराबर BC है। सिद्ध करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो ABC एक है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं जो दी हुई है हमें AB² = 2AC², तो इम्प्लाइज दैट AB² = 2AC² को हम लिख सकते हैं AC² + AC²। ठीक है, तो ये हो गया AB² = AC² प्लस, यहाँ पर फिर AC को हम हटाकर BC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AC और BC आपका बराबर है। तो आप बोल सकते हैं सर हम AC को हटा करके ये वाला AC को हटा करके हम BC लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो है, देखिए LHS में आपका AB होना चाहिए और RHS में AC। तो हमें जो दिया हुआ है हमें AB² = 2AC²। ठीक है, तो AB² लिख दिए AC² + AC², फिर क्या करेंगे हम, एक AC को हटाकर BC² लिख दें। ठीक है, तो इस तरह आ गया आपका AB² = AC² + BC²। तो इस त्रिभुज में जो आ रहा है AB का वर्ग जो है वो बराबर आ रहा है AC का वर्ग + BC का वर्ग के साथ बराबर। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलंब जो होता है वो क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो जो पहली भुजा है उसका जो सम्मुख कोण होता है वो समकोण होता है। तो यहाँ बड़ी भुजा या पहली भुजा जो बोलेंगे वो हो जाएगा आपका AB। तो AB का सम्मुख कोण है आपका C, इसलिए कोण C 90 डिग्री हो जाएगा। अतः ABC एक हो गया समकोण त्रिभुज। चार नंबर का क्वेश्चन है, यदि Q01 बिंदुओं P5 - 3 और RX6 से समदूरस्थ है यानी इक्विडिस्टेंट है, समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं, चूंकि Q01 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब Q जो है आपका यहाँ एक पॉइंट है, वो क्या है, बिंदु R और S यानी P और R, यानी P क्या है आपका 5 - 3 और R क्या है आपका X6 समदूरस्थ है। मतलब Q और P की दूरी के बीच की दूरी जितना है, Q और R के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं QP बराबर QR ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्ष में हम वर्ग कर देते हैं। तो इधर हो गया QP² और इधर हो गया QR। वर्ग इसीलिए किए क्योंकि हम जब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो वर्ग करने से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अभी Q और P के बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा QR। तो
तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर और ये हो गया 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 माइनस 0 0 यानी 5 का वर्ग 25 हो गया, -3 -1 -4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये x माइनस 0 x आया, x का स्क्वायर और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर हो गया 25 बोथ साइड्स कैंसिल कर दिए, इस तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो गया। और जब स्क्वायर रूट में रहेगा तो हमेशा हम वैल्यू लिखेंगे उसको प्लस माइनस में, ठीक है। तो इस तरह x का वैल्यू जो निकल कर आ गया आपका x इज इक्वल टू +-4। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, मान निकालिए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट sin 30 का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, उसी तरह sin 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। तो √3 3 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4, इसको ऐड करेंगे तो 4/4 आएगा, कैंसिल आउट होकर 1। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ हम लोग एक वृत्त बनाएं जिसका केंद्र O है और एक वृत्त के बाहर में एक बिंदु P लिए जो बाह्य बिंदु है और P से दो स्पर्श रेखा खींचे, एक हुआ PQ और एक हुआ PR। अब केंद्र से इसको हम मिला देते हैं OQ और R। परिमेय से हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या यहाँ जहाँ मिलती है यहाँ पर क्या होती है 90 डिग्री यानी समकोण बनता है, और हम O और P को मिला दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः PQ तथा PR है। सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR, ये जो आपका स्पर्श रेखा है जो टेंजेंट से ये दोनों आपका इक्वल होंगे यानी PQ बराबर PR। रचना O और P को मिलाया, ठीक है। प्रमाण, त्रिभुज OQP और एक त्रिभुज ले रहे हैं ORP। ये दोनों त्रिभुज में हम देख सकते हैं OQ बराबर OR होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और OP बराबर OP ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं OQP भी 90 डिग्री, ORP भी यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रत्येक कण 90 डिग्री, और ये हो गया आपका उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ, और ये हो गया एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट हो गया, कहाँ से, RHS से, राइट हाइपोटेनियस साइड्स। तो इस तरह अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं PQ बराबर PR। CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगुलर इक्वल। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, काजल एक सिक्के को एक बार उछालती है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक चित और एक पट। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो वहां क्या आने का संभावना है, जो आउटकम्स आएगा या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इसका जो सिंपल स्पेस बनेगा H और T, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या हो गई यहाँ पर 2। तो यहाँ एक बार अगर एक कॉइन को हम लोग उछालेंगे तो चित आने की जो संभावना है वो एक बार है और टोटल आउटकम सबका 2 बार है। तो इसीलिए P एक चित यानी एक चित आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 हो, उसी तरह एक पट 1/2। अब खंड B में आते हैं। खंड B जो है यहाँ प्रश्न संख्या 8 से 14 तक है और प्रत्येक 3 अंक का है। तो इनमें से हम लोग को सिर्फ 5 क्वेश्चन के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 124 और 148 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहां क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ में 124 और 148 का भाग विधि से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 124 से कम 124 हो गया यहाँ,
8 में से 4 घटा गया 4, 4 में से 2 घटा 2, फिर यहाँ 24 आ गया, यहाँ 124, 24 पंचे हो गया 120, आ गया आपका 4, फिर यहाँ 24 आ गया, 4 छक्के 24। तो इसको देखना, यहाँ देखिए 148 जो है ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और शेषफल। तो हम 148 को क्या लिखेंगे, भाजक गुना भागफल योग शेषफल। ये देखो भाजक गुना भागफल योग शेषफल। उसी तरह 124 को क्या लिखेंगे हम, 24 गुना 5 योग 4। उसी तरह 24 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुना 6 प्लस 0 आ गया। तो यहाँ जो भाजक बच रहा वही होगा हम लोग का एचसीएफ। तो एचसीएफ इस तरह हो गया इसका 4। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो इसको हम लोग को ग्राफिकली मेथड से इसको हल करना है। हल मीन्स इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यह क्या करना है, जो समीकरण 1 है उसका मान सारणी निकालना है, फिर समीकरण 2 का भी मान सारणी निकालना है और ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस 2x। इसलिए समीकरण 1 का जो मान सारणी होगा वो निकल कर आएगा। x अगर हम 0 लेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी 6, अगर 3 लेंगे तो 2 3 6, 6 माइनस 6 0। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं x का मान और उसके करस्पॉन्डिंग आपको y का मान निकालना हो, लेकिन कम से कम यहाँ पर आपको 2 वैल्यू लेना ही है। समीकरण 2 में 2 से y का वैल्यू आ जाएगा, y को इधर ले आते हैं तो 2x माइनस 2। यहाँ x 0 लेंगे तो निकल कर आ जाएगा y का वैल्यू माइनस 2। अगर 1 लेंगे 2 कम 2, 2 से 2 घटेगा 0। इस तरह y का वैल्यू आ गया 0। तो एक हो गया आपका 0 माइनस 2 और एक हो गया आपका 1 0। ठीक है, आइए इसका भी ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको x अक्ष और ये x डैश, ये हो गया आपका y और ये हो गया y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर पहले यहाँ अंकित करना होगा पॉइंट, -1 -2 -3 -4 -5। इधर आपका 1 2 3 4 5 6, इधर उसी तरह -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, पहला जो मान सारणी है आपका 0 6 है। मान सारणी में आते हैं, पहला मान सारणी में जो हल है 0 6 है। तो x का वैल्यू 0 है, y 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 0 6। दूसरा क्या है 3 0, तो x है आपका 3 और y है 0, तो यहाँ पर हो गया। तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। उसी तरह अगला जो है आपका x का वैल्यू है आपका 0, y है आपका -2। x है 0, y है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -2। स्केल हो स्केल, और यहाँ पर 1 0, दूसरा जो है आपका यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1 0। तो ये यहाँ भी दो बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे हम लोग। तो ये दो रेखाएं इस बिंदु पर आपका यहाँ मिल रही है। तो इधर से x का वैल्यू 2 और y भी आपका निकल कर आ रहा है 2। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कौन सा बिंदु पर, 2 2 पर।
2 पर, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 2 और y भी हो गया आपका 2। तो यहाँ देख भी सकते हैं हम लोग वेरीफाई करके हम लोग का आंसर सही है या नहीं है। तो इस तरह ये समीकरण को ग्राफीय विधि से अगर हल करते हैं तो निकल कर आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 2। यही है हम लोग का सॉल्यूशन। ऊपर देख लीजिए, कट जाएगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, एक एपी में a बराबर 7 और a 13 मतलब 13वां पद जो दिया हुआ है वो 35 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a आपका 7 है यानी फर्स्ट टर्म पहला पद, और a 13 35 से। a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d। हम जानते हैं यदि किसी एपी का पहला पद a हो, सार्वंत्र d हो, उसका 13वां पद a प्लस 12d होगा यानी 35। तो a का मान यहाँ पुट कर देते हैं 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 28। इस तरह d निकल कर आ गया 28/12 7/3। हमें निकालना है d का मान, d आ गया है। अब S13 Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह 13 है तो 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह आ गया आपका 13/2 2 इंटू ए हो गया आपका 7 और यहाँ हो गया आपका 13 माइनस 1 12 और डी हो गया आपका 7/3। इसको सरल करते हैं और निकल कर आ जाएगा आपका 13/2 इंटू 42। इसको कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 273। इस तरह 11 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5 -1 3 -5 और 5 2 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे हमें तीनों पॉइंट्स दी हुई है -5 -1, दैट मीन्स x1 और y1 दिया हुआ है। तो x1 हो गया आपका -5 और y1 हो गया -1। उसी तरह x2 हो गया आपका 3 और y2 हो गया -5। सिमिलरली x3 हो गया आपका 5 और y3 हो गया आपका 2। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होती है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और यहाँ सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और इसको सरल करेंगे आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 64। इसको कैंसिल। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a इज इक्वल टू 2 sec है। तो हमें LHS लेकर यहाँ जाना है, यानी cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a। तो 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम लेंगे, ये हो गया 1 प्लस साइन ए और cos a को इससे डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन ए कट गया तो cos a आया, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर है। सेम इसी तरह 1 प्लस साइन ए और cos a को cos a से डिवाइड करेंगे तो cos a कट गया और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर बाई ए, cos स्क्वायर ए प्लस इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह यहाँ 1 है और b की जगह साइन ए है तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। इसको सजा कर लिखते हैं, पहले 1 लिखते हैं फिर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन है। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, इसलिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम हटा करके 1 लिख सकते हैं और यहाँ 2 साइन है। 1 हो गया आपका 2 और यहाँ 2 साइन है, 2 बाहर आ गया कॉमन तो 1 प्लस हो गया आपका साइन है, 1 प्लस साइन है कैंसिल आउट
और यहाँ 2/cos से बचा और 1/cos से sec होता है, तो इस तरह 2/cos से sec हो गया, दैट इज योर RHS। 13 नंबर का क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना है, कितना सेंटीमीटर लेकर, 5 सेंटीमीटर लेकर। इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितना होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या करना, देखिए हम एक रफ आपको समझा रहे हैं, तो यहां पर आपको ऐसे स्पर्श रेखा होना चाहिए, ऐसे, और ये जो कोण होगा वो आपका होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो यहां 90 हो गया आपका 180 डिग्री, और यहां बन रहा आपका 60 डिग्री। तो कितना हो गया, यहां कितना होना चाहिए हिस्से में, ये हो गया आपका 0 और 18 से 6 घटा 12, मतलब यहां हम लोग को 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वृत्त खींचना है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, 5 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया। और यहाँ कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं P और इसको मिला लेते हैं, और यहाँ चाप खींच करके यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना लेंगे, और इसको और यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 बना करके इस यहाँ 90 बनाएंगे, 90 का कोण, और यहाँ पर भी आपको बनाएंगे 90 का कोण, और इसको इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, ये जहां मिलेगी यहाँ पर दोनों के बीच का कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो ये जो है ये पूरा आपका 14 सेंटीमीटर है, पूरा यहां से लेकर यहां तक। तो दो वृत्त है, तो इस वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे भी हम देख सकते हैं, इसका व्यास 7, इसका 7, 7, 14। तो यहाँ वर्ग की जो आपका भुजा है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या R 7/2, क्योंकि व्यास 7 आ रहा तो उसकी त्रिज्या 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल से हम चारों वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इसलिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल -4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी A का स्क्वायर हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पायर स्क्वायर। A का वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 4 इंटू पाई हो गया 22/7, R हो गया 7/2। इसको कैलकुलेट करेंगे, निकल कर आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का विविध कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात जो समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है 3x² - 5x + 2 = 0 है। तो यहाँ a = 3 है, यानी x² का गुणांक x, b है आपका -5 और c है आपका 2। तो विविध कर हो गया d = b² - 4ac, तो b है यहाँ पर -5 का स्क्वायर हो गया 25, 4ac 4 × 3 × 2 24, ये घट कर हो गया 1। तो d का वैल्यू हो गया 1 जो कि 0 से बड़ा है। अतः दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है, यहाँ पर दोनों आपका अलग अलग आएंगे, दो भिन्न भिन्न हमें वास्तविक मूल यहाँ मिलेंगे, डिफरेंट रूट्स। तो x, तो द्विघाती सूत्र क्या होती है, -b ± (b² - 4ac/2 है। तो यहाँ b का वैल्यू डालेंगे, b² - 4ac का वैल्यू डालेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू निकल कर आ जाएगा x = 1 और x = 2/3। तो these are the roots of the given quadratic equation 3x² - 5x + 2 = 0।
16 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा ए सी कर्ण है। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कर्ण ए सी है। सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रचना हम क्या किए, यहाँ बी से यहाँ पर कर्ण पर एक लंब डालें, यानी बी डी लंब ए सी खींचा। हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होती है त्रिभुज ए डी बी के साथ। कैसे? ए बी सी में यहाँ पर 90 डिग्री, तो ए डी बी में भी यहाँ 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में भी कोण ए है और ए बी सी में भी है, तो ये कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, तो ए से समरूप होगा। कहाँ से समरूप होगा ये? ए से, कोण से। और हम लोग जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो हम इसका क्या ले लिए? ए बी, तो इसका क्या लेंगे? ए डी। इस त्रिभुज के ए बी सी की ले लिए हम ए सी, तो इसका हो गया आपका ए बी। इसका अगर कर्ण लेंगे तो इसका भी कर्ण लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं ए बी स्क्वायर, इधर हो गया ए डी इंटू एस। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी बी के साथ। उसी तरह हम लिख सकते हैं बी सी बाई सी डी इज इक्वल टू एस सी बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एस सी इंटू सी डी। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो यहाँ एल एच एस ए बी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर, आर एच एस एस सी इंटू ए डी, और यहाँ हो गया प्लस एस सी इंटू सी डी। ए सी कॉमन आ गया तो ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ए डी और सी डी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा एस सी। तो एस सी स्क्वायर, तो इस तरह ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एस सी स्क्वायर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इनके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो वही लिखे माना कि ये भी एक भवन है तथा डीसी एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई निकालना है, और माना कि केबल टावर की ऊंचाई कितना है? h मीटर है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो भवन है उसके शिखर से, शिखर ये हुआ, उसके शिखर से केबल टावर का शिखर ये डी हुआ। अब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो मेरे को सर ऊपर करना होगा, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज है, इसके बीच का कोण कितना बन रहा? 60 डिग्री। फिर इसके अगर पाथ को देखेंगे यानी फुट को देखेंगे, किसका? केबल टावर का पाथ को देखेंगे, मेरे को सर नीचे करना है, तो क्या कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और दृष्टि रेखा के बीच का कोण हो गया 45। तो ये AE और BC आपका समानांतर होगा, इसलिए यहाँ अगर 45 कोण बनेगा तो यहाँ भी 45 बन जाएगा, 45 बनेगा। तो इसी तरह समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ 90 डिग्री है, तो tan 45 हो जाएगा AB बाई BC, यानी लंब बटे आधा। तो यहाँ हो गया 7 और ये हो गया BC। तो इस तरह BC आ गया आपका 7 मीटर। एगेन समकोण त्रिभुज DEA में यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा, तो tan 60 हो गया आपका DE बटे AE। तो DE यहाँ पर ये पूरा है आपका H और ये नीचे वाला है आपका 7, तो ये DE जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा H-7। तो इस तरह निकल कर आ गया आपका tan 60 हो गया √3, DE हो गया H-7 और AE हो गया आपका 7। क्रॉस इस मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो H-7 इज इक्वल टू 7 √3, और इस तरह H का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1। अतः केबल टावर की ऊंचाई हो गया आपका 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा उसके वृत्तीय सिरों की परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई हमें दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, वृत्त का परिमाप यानी बड़े सिरे की जो परिमाप यानी परिधि है वो 2 पाई आर हो जाएगा, दैट इज 18 सेंटीमीटर। इस तरह आर हो गया आपका 18 बाई 2 पाई और ये हो गया आपका 9 बाई पाई सेंटीमीटर।
सिमिलरली 2 पाई आर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, इस तरह आर हो गया 6/2 पाई, आ गया 3/पाई सेंटीमीटर। इस तरह शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होती है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। तो इस तरह पाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और एल है आपका 4 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। यहाँ क्या बोल रहा है आपका, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी मीन ज्ञात करना है। तो डेटा दिया हुआ है आपका, यानी क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल है ये, और आपका ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। तो यहाँ माध्य निकालने का 3 विधि, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक है आपका पग विचलन विधि। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए xi यानी मध्य बिंदु निकालें, वर्ग चिन्ह, फिर di और फिर ui निकालें, फिर fi इंटू यू, और माध्य का फॉर्मूला ये लगा रहे हैं हम, a प्लस सिग्मा fi इंटू ui बाई सिग्मा fi इंटू h। तो यहाँ a कितना है आपका, यानी कल्पित माध्य जो है आपका 70 है, 70 बैठा दिए, fi इंटू ui ये आ गया टोटल -2, और सिग्मा fi है आपका 35, और एच क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल कितना है 55 में से इसको घटा दे 10 आएगा, और इस तरह इसका कैलकुलेशन करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 69.43। ये रहा आपका माध्य। ठीक है दोस्तों, तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो टोटल 19 क्वेश्चंस था, तो टोटल 19 क्वेश्चंस में आपका जो है प्रश्न संख्या, खंड सी का प्रश्न संख्या जो 15 से 19 तक आने की टोटल प्रश्न 5 थे, जिसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, और प्रत्येक अंक 5 प्रश्न के हैं, प्रत्येक जो है प्रश्न वह 5 अंक मान के हैं। और आपका जो खंड बी था, खंड बी जो है वो आपका है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक, जिसमें से 7 प्रश्न टोटल है और 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है, और यह 3 अंकों का है। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक 7 प्रश्न है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्नों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। तो आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को यह शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट्स कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चे जो है वह सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो मांग रहे थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।